चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। किसी ने आपको पैसे दिए, ठीक है, मतलब पैसे के बदले एक चेक दिया और वो बाउंस हो गया। बैंक से एक छोटी सी स्लिप आती है जिस पे लिखा होता है इनसफिशिएंट फंड्स। उस एक पल में कितनी चिंता और कितने सवाल मन में आ जाते हैं। मेरा पैसा वापस कैसे मिलेगा? क्या अब कुछ हो सकता है? ये एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली स्थिति है। आज हम इसी सवाल के जवाब की एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं और इसका जवाब एक बहुत मजबूत भारतीय कानून में छिपा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, या जिसे हम सब NI एक्ट के नाम से जानते हैं। तो आज का मकसद इस कानून को बिल्कुल आसान भाषा में समझना है कि ये काम कैसे करता है और ये हमारे रोजमर्रा के लेन देन के लिए इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक बाउंस पे चेक की कहानी नहीं है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये उस भरोसे की कहानी है जिस पर हमारे देश की पूरी वित्तीय व्यवस्था, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये सब सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये भरोसे के दस्तावेज हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ये कानून उस भरोसे को बचाता कैसे है। चलिए इसी बात को खोलते हैं। आपने कहा कि चेक सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि एक लिखित वादा है, लेकिन वादे तो बहुत टूटते हैं। तो फिर सिर्फ चेक बाउंस होने को ही एक अपराध क्यों माना गया? ये तो दो लोगों के बीच का एक सिविल मामला भी हो सकता था, है ना? हाँ, और यही इस कानून का सबसे दिलचस्प पहलू है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेक्शन 138 जो इससे डील करता है वो पैसा वापस दिलाने का एक तरीका है, पर असल में ये कानून पैसा वसूलने के लिए बना ही नहीं है। एक मिनट, पैसा वसूलने के लिए नहीं बना है तो फिर किस लिए? इसका असली मकसद है एक डर पैदा करना, एक निवारण, डेटरेंस। ये सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति चेक लिखने से पहले 2 बार सोचे। मतलब ये वसूली का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का कानून है। वाह, ये तो एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब कानून का फोकस पैसा लौटाने पर नहीं बल्कि वादा तोड़ने से रोकने पर है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, अगर चेक को बस एक कागज का टुकड़ा मान लिया जाए जिसे बाद में आसानी से नकारा जा सकता है, तो कोई चेक लेगा ही क्यों? सही बात है। पूरा व्यापार, पूरा लेन देन ठप हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने इसे एक साधारण सिविल विवाद नहीं बल्कि एक अपराध, एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा। ये पूरी व्यवस्था में एक अनुशासन और विश्वास बनाए रखने के बारे में है। ठीक है, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा काम का है। मान लीजिए किसी का चेक बाउंस हो ही गया, अब क्या सीधा पुलिस के पास जाना होता है? प्रोसेस क्या है इसका? नहीं, सीधा पुलिस के पास नहीं। इसकी एक तय प्रक्रिया है, एक फिक्स्ड प्रोसेस है। सबसे पहला कदम है कि जैसे ही चेक बाउंस होता है, बैंक आपको एक रसीद देता है। हाँ, वो स्लिप। हाँ, उसे कहते हैं रिटर्न मेमो, और ये एक ऑफिशियल सबूत है कि चेक किस तारीख को और किस वजह से बाउंस हुआ है, चाहे फंड्स की कमी हो या सिग्नेचर मैच ना हो रहा हो। ठीक है, मेरे पास रिटर्न मेमो आ गया। अब अगला कदम? अब आपके पास 30 दिन का समय है। 30 दिन किस लिए? इस 30 दिन के अंदर आपको चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होगा। ये एक वकील के जरिए भेजा जाता है और इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है और आपके पास ये नोटिस मिलने के बाद 15 दिन का समय है भुगतान करने के लिए। एक मिनट, ये दिलचस्प है। तो मतलब अपराध तब तक पूरा ही नहीं होता जब तक वो 15 दिन बीत ना जाए। तो ये लीगल नोटिस भेजना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अपराध को स्थापित करने का एक जरूरी कदम है। ये एक कॉज ऑफ एक्शन बनाता है। बिना नोटिस भेजे और बिना 15 दिन इंतजार किए आप केस फाइल ही नहीं कर सकते। तो कानून सीधे सजा नहीं देना चाहता, वो एक मौका देता है। एग्जैक्टली। कानून का इरादा सीधे किसी को जेल भेजना नहीं है। ये 15 दिन की मोहलत बहुत अहम है। अगर आरोपी इन 15 दिनों में पैसे दे देता है तो मामला वही खत्म। अच्छा, कोई केस नहीं, कोई अदालत नहीं। अपराध तब पूरा होता है जब वो व्यक्ति नोटिस मिलने के 15 दिन बाद भी भुगतान नहीं करता। तो ये एक तरह का फिल्टर है जो ये पक्का करता है कि सिर्फ वही मामले अदालत तक पहुँचे जहाँ नियत ही खराब है। सही कहा। और ये अदालतों पर जो पहले से ही इतना बोझ है उसे भी कम करता है। लोगों को कोर्ट के बाहर ही मामला सुलझाने का एक आखिरी मौका मिलता है। और अगर वो 15 दिन में भी पैसे नहीं देता तब ये कानून अपना असली रंग दिखाता है। यहीं पर वो सिविल और क्रिमिनल मामले का फर्क सामने आता है ना? हाँ, और ये फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, एक सिविल मामले में अगर आप केस जीतते हैं तो अदालत दूसरे पक्ष को आपको पैसे चुकाने का आदेश देती है। ठीक है, शायद ब्याज के साथ या कुछ मुआवजे के साथ। लेकिन क्रिमिनल मामले में बात सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहती। इसका मतलब है सजा, और वो कितनी गंभीर हो सकती है। सेक्शन 138 के तहत आरोपी को न सिर्फ चेक की 2 गुनी राशि तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 2 गुनी राशि? हाँ, और साथ में उसे 2 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। या फिर दोनों? 2 साल की जेल? अरे बाप रे, ये तो बहुत कठोर लगता है। यस। शायद इसी वजह से इस कानून को इतनी गंभीरता से लिया जाता है। बिल्कुल, सजा का डर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव बना देता है। यही वो निवारण यानी डिटोरेंस का सिद्धांत है जिसकी मैं बात कर रहा था। जब किसी को पता होता है कि चेक बाउंस होने पर सिर्फ पैसे नहीं लौटाने होंगे बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है, तो वो ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। ये लेन देन करने वाले व्यक्ति के हाथ में एक बहुत मजबूत हथियार है। सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि चेक लेने वाले के
हाथ में सारी ताकत दे दी गई है। मतलब एक बार चेक बाउंस हुआ तो सामने वाले पर क्रिमिनल केस का खतरा। ये थोड़ा डरावना नहीं है क्या? इसमें किसी के फंसने का या कानून का गलत इस्तेमाल होने का खतरा नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, खतरा हो सकता है। इसीलिए कानून इतना एक तरफा भी नहीं है। चेक देने वाले यानी आरोपी को भी अपनी बात रखने और अपना बचाव करने का पूरा मौका मिलता है। ये एक तरफा न्याय नहीं है। तो आरोपी अपना बचाव कैसे कर सकता है? उसके पास क्या रास्ते होते हैं? कई रास्ते हैं। सबसे आम बचावों में से एक ये है कि वो साबित करे कि चेक किसी कर्ज या देनदारी के भुगतान के लिए दिया ही नहीं गया था। जैसे कि सिक्योरिटी चेक। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आपने एक मकान किराए पर लिया और मकान मालिक ने आपसे सिक्योरिटी के तौर पर एक खाली साइन किया हुआ चेक ले लिया। हाँ, ये तो होता है। अब अगर मकान मालिक उस चेक में मनमानी रकम भरकर बैंक में लगा दे और वो बाउंस हो जाए, तो आप अदालत में ये साबित कर सकते हैं कि ये चेक किसी मौजूदा कर्ज के लिए नहीं था, ये तो भविष्य की किसी देनदारी के लिए एक सिक्योरिटी मात्र था। अदालतें इस पर बहुत ध्यान देती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अहम बात है। और कोई बचाव? दोनों के बीच कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य कर्ज, मतलब लीगली इन्फोर्सेबल डेट था ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? कर्ज तो कर्ज होता है। हमेशा नहीं। मान लीजिए आपने किसी दोस्त से वादा किया कि आप उसे उसके जन्मदिन पर 50,000 रुपए का तोहफा देंगे और उसके लिए एक चेक दे दिया। ठीक है। बाद में आपका मन बदल गया और चेक बाउंस हो गया। यहाँ कोई कानूनी देनदारी नहीं थी, ये सिर्फ एक तोहफे का वादा था। तो आपका दोस्त इस आधार पर केस नहीं कर सकता। अच्छा। कानून सिर्फ उन्हीं वादों की रक्षा करता है जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी हों। मतलब अदालत ये भी देखती है कि पैसे का लेन देन किस तरह का था। हाँ। और क्या चेक के गलत इस्तेमाल का भी कोई मामला हो सकता है? हाँ, ये भी एक बड़ा बचाव है। जैसे किसी ने आपको एक काम के लिए एडवांस में चेक दिया लेकिन वो काम कभी हुआ ही नहीं। या आपने किसी को एक खाली चेक किसी और काम के लिए दिया था और उसने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया। अगर आरोपी ये सब अदालत में साबित कर पाता है तो मामला खारिज हो सकता है। कानून का उद्देश्य किसी को बेवजह परेशान करना नहीं है। तो ये संतुलन ही कानून को निष्पक्ष बनाता है। ये सिर्फ चेक लेने वाले को ही नहीं बल्कि चेक देने वाले को भी सुरक्षा देता है। बिल्कुल। अदालत दोनों पक्षों के सबूतों को तौलती है और फिर किसी नतीजे पर पहुंचती है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि ये एनआई एक्ट जैसा कोई कानून है ही नहीं। हमारी दुनिया कैसी होती? व्यापार और लेन देन पर इसका क्या असर पड़ता? अराजकता। सच कहूँ तो पूरी तरह से अराजकता। लोग सामान या सेवाओं के बदले चेक तो ले लेते, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो पैसा कभी मिलेगा भी। हर चेक एक लॉटरी टिकट की तरह होता। मतलब व्यापार करना खासकर छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता। आज भी कई छोटे बिजनेस पोस्ट डेटेड चेक पर चलते हैं। वो तो पूरी तरह खत्म हो जाते। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। हर लेन देन सिर्फ नकद में होता, जो ना तो व्यवहारिक है और ना ही सुरक्षित। सही बात है। बड़ी रकम का लेन देन कैसे होता? पूरी अर्थव्यवस्था की गति वो धीमी पड़ जाती। चेक जो व्यापार को आसान बनाने का एक बेहतरीन जरिया है, वो पूरी तरह से बेकार हो जाता। लोग चेक देकर आसानी से भाग सकते थे और आपके पास सालों तक सिविल कोर्ट में केस लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो इस कानून के व्यापक महत्व को अगर हम संक्षेप में समझें तो ये सिर्फ एक सजा देने वाला कानून नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक जरूरी पुर्जा है। एकदम सही। ये सिस्टम में अनुशासन और मजबूती लाता है। ये लोगों को अपने वित्तीय वादों के प्रति जवाबदेह बनाता है, लेकिन सबसे बढ़कर ये भरोसा देता है। ये इस विश्वास को पुख्ता करता है कि अगर आपके हाथ में चेक है तो चेक का मतलब पैसा ही होता है। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक गारंटी है जिसे कानून का समर्थन मिला हुआ है। तो आज हमने देखा कि कैसे एनआई एक्ट एक साधारण कागज के टुकड़े को एक शक्तिशाली वादे में बदल देता है। एक ऐसा वादा जिसके टूटने पर एक स्पष्ट प्रक्रिया है और गंभीर परिणाम भी है। ये सिर्फ पैसे की वसूली का कानून नहीं है, ये वित्तीय भरोसे की नींव है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमारी ये पूरी चर्चा एक भौतिक दस्तावेज यानी चेक पर आधारित है, एक टूटे हुए वादे का कानूनी ढांचा। लेकिन आज की बढ़ती डिजिटल दुनिया में जहां यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांसफर का बोलबाला है, वहां लिखित वादे के नए रूप क्या उभर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक ईमेल, एक व्हाट्सएप मैसेज जिसमें लिखा हो मैं कल पैसे भेज दूंगा, या एक डिजिटल पेमेंट का स्क्रीनशॉट, क्या उसे भी एक वादा माना जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या हमारे मौजूदा कानून उन डिजिटल वादों पर बने भरोसे की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं? जब कोई यूपीआई पेमेंट का वादा करके मुकर जाता है, तो क्या उसके लिए भी हमें सेक्शन 138 जैसे किसी कानून की जरूरत होगी? ये सवाल आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारा भरोसा अब कागज से निकलकर स्क्रीन पे जा रहा है।